और अंदर आकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज आस्था की थी। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसने अपने आप को दुपट्टे से ढका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को जमीन से उठाने लगे। वो प्यार से बोले, बेटा उठो, मैं हूं दादाजी। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ को पाया तो वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। दादाजी गुस्से से अरमान की ओर मुड़े और बोले, ये क्या बदतमीजी है अरमान, ये क्या किया तूने? तूने बहू को क्यों धमकाया है? अरमान ने बेपरवाह होकर कहा, दादाजी आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह से मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके सिर पर नहीं चलाई। अरमान ने बड़े ही रूड तरीके से ये सब कहा था। तभी सुमित आगे आकर शिकायत करते हुए बोला, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित तुम जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने लगे हो। मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय हो गया है तुम्हें अपने ऑफिस के दर्शन किए हुए। अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और झल्लाते हुए वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश करते हुए धीमे लहजे में कहा, लेकिन सुमित ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरमान तुम्हें भाभी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश। और किसने कहा कि ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ जाकर अपना अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। ध्रुव हैरानी से सोचने लगा, ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए आकाश और आहान से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी ने आस्था का हाथ पकड़ा और वो अरमान की ओर देखकर कड़े लहजे में बोले, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। वो आस्था को जल्दी ही बाहर लाकर उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। वो आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर उदास लहजे में कहा, बेटा माफ करना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का। इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती बेटा। और तब अरमान तो पूरी तरह से गुस्से में पागल हो उठता और वो तुम्हारी पूरी फैमिली को जान से मार देता। तुम नहीं जानती बेटा कि उसका गुस्सा कितना खतरनाक है। दादाजी की बात सुनकर आस्था के आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गए, क्योंकि इसी डर की वजह से तो आज वो इस शादी के बंधन में बंधकर इस घर में खड़ी थी। दादाजी ने आगे कहा, आज तुम्हारे सिर्फ बेड पर लेटने की वजह से उसने तुम पर गोली चलाई। अब तुम खुद सोच सकती हो कि बात जब उस इंसान की इज्जत पर आ जाती तो वो किस हद तक गुस्से से पागल हो जाता। इसीलिए सबकी भलाई के लिए हमने ये फैसला लिया। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव कैसा है और शायद पूरी तरह से गलत भी है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वजह को जानते हैं जिस वजह से हमारा पोता ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर दोगी। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर सकती है।
हम चाहते हैं कि तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।